आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है टू आइडेंटिकल balls A and B having velocity of 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension। कह रहा है दो गेंद है हमारे पास A और B जिनका वेग 0.5 मीटर पर सेकंड और माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड है। ये माइनस चिन्ह लगाने का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव दिशा को तो दूसरे को निगेटिव लिया गया है। अब कह रहा है कि वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टक्कर कैसा है, इलास्टिक है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर है और वन डायमेंशन में है, यानी एक सीधी रेखा में टकराती है। कह रहा द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन रेस्पेक्टिवली विल बी। तो कह रहा है टक्कर के बाद ए और बी की वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मास ऑफ बॉल आर सेम एंड कोलिजन इज इलास्टिक। दोनों गेंदों का जो द्रव्यमान है वो समान है और जो टक्कर है वो हमारी प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक है, यानी इसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो दियर वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। हमने एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें है कि अगर मास सेम रहेगा और टक्कर होगी तो टकराने के बाद दोनों का जो वेग है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। जो एक वाली गेंद का वेग होगा वो बी में चला जाएगा, जो बी वाली का होगा वो ए में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 69 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए ए वाली बाल का जो ये वेग है इसका हो जाएगा बी वाली का, बी वाले का इसका हो जाएगा। तो बी का हमारा वेग हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड और ए का माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि दो आइडेंटिकल हैं बाल, यानी एक समान द्रव्यमान और आकार की है, तो उल्टा हो जाएगा। तो 69 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। दो कण हैं ए और बी, वो नियत वेग से गति कर रहे हैं। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं, यानी एक समान वेग से नहीं, नियत वेग से गति कर रहे हैं। यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है, त्वरण 0 है। तो उनके वेग v1 और v2 हैं। एट द इनिशियल मोमेंट दियर पोजीशन वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है प्रारंभिक स्थिति में उनके पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r1 और वेक्टर r2 हैं क्रमशः। कह रहा है द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर दियर कोलिजन इज। तो कह रहा है जब ए और बी आपस में टकरा जाएंगे तो टक्कर के बाद उनकी क्या कंडीशन रहेगी। ये 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो देखिए 70 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है लेट द पार्टिकल ए एंड बी कोलाइड एट टाइम टी। हम ये मान लेते हैं कि ए और बी जिस समय टकरा रहे हैं उस समय टाइम कितना है, टी है। कह रहा है फॉर दियर कोलिजन द पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ पार्टिकल्स शुड बी सेम एट टाइम टी। अब देखिए जब ए और बी आपस में टकरा रहे हैं तो उनके जो स्थित सदिश हैं यानी पोजीशन वेक्टर हैं वो दोनों सेम रहने चाहिए टी टाइम पर। तो अगर पोजीशन वेक्टर सेम रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो इसको पहले देखिए करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर v1 t इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस वेक्टर v2 t हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा वेक्टर r1, ये इधर आ जाएगा, तो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इक्वल टू वेक्टर v2t माइनस वेक्टर v1t। तो यहाँ पर देखिए t कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इंटू टी। आल्सो अब इसी का अगर हम मॉड निकाल लें, मतलब इसके परिमाण की बात हो, ये तो वेक्टर निकला है सदिश, अब परिमाण की बात हो तो मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इंटू टी, और t इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब देखिए आया कैसे, इतना गणित लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि हमारा वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो टाइम बराबर वेग बटे डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी हो जाएगा, ये होता है टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी हो जाएगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर कि टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी यानी विस्थापन बटे वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो समय बराबर विस्थापन बटे वेग। तो यहाँ पर देखिए जो स्थिर सदिश हैं, मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, तो इससे हमारा ये टाइम निकल ही रहा है, विस्थापन बटे वेग हो गया ना, ये विस्थापन बटे वेग, ये सब छोड़िए, डायरेक्ट विस्थापन बटे वेग हो गया। t इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो अब अगर ये जो वैल्यू है इसको हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसके हिसाब से हमें वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इक्वल टू v2 माइनस v1, और ये t की जगह उठा के ये पूरा रख देंगे, t की जगह उठा के ये पूरा रख देंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, तो ये हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, या इसको नीचे ले आए ऊपर रह जाएगा। तो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हम कोई पोजीशन एकांक सदिश होता था यूनिट वेक्टर, तो उसमें क्या लिखते थे, वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, इस तरह लिखते थे। तो यही उसी तरह निकल आया है कि यहाँ पर देखिए वेक्टर है अपान उसका मैग्नीट्यूड है, फिर यहाँ पर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये जो है पोजीशन वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस प्रकार से हमारे पास निकल के ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए हम लोग एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर में वेक्टर अपान दियर मैग्नीट्यूड करते थे, वैसे ही पोजीशन वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर में डिफरेंस या चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। कह रहा है एक गेंद है, उसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा गया है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से
और उसका प्रारंभिक वेग कितना है v0। कह रहा इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लॉसेज 50% ऑफ एनर्जी इन कोलिजन एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। कह रहा है कि जब ये पृथ्वी से टकराती है तो इसकी 50% एनर्जी टक्कर में खत्म हो जाती है एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट, और 20 मीटर से ऊपर से गिरी है तो 20 मीटर ये ऊपर फिर से उठ जाती है। जैसे रबर की गेंद होती है, उसको पृथ्वी में ऐसे टक्कर करिए तो फिर उछल जाती है। तो जितना ऊंचाई से गिरी है उतनी ही ऊंचाई तक वो फिर उछल जाती है। तो कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी v0 e। तो कह रहा है गेंद का प्रारंभिक वेग कितना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में फिगर बनाया है कि कोई बाल है वो v0 वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग v0 है, उससे पृथ्वी में टकराती है और उसकी ऊंचाई कितना है h है। तो देखिए इसको जैसे बताया गया है वैसे हम करते चले जाएंगे। तो कह रहा है द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, जो स्थिति है वो इस चित्र में दिखाई गई है। कह रहा है लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट कोलाइड विद ग्राउंड। कह रहा है कि ये v जो है गेंद का वेग है जब पृथ्वी से वो टकराती है, यानी यहाँ पर प्रारंभ में v0 है और जब पृथ्वी से टकराएगी तो उसका वेग v माना गया है v। कह रहा है देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा कि यहां से जब ये पृथ्वी में टकराएगी तो हमको क्या होगा, जब यहाँ है यहाँ से पृथ्वी में टकराएगी तो पहले 0 वेग से है, अब इसका वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। तो यहाँ पर लिखा है देखिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर स्थिर है बाल तो उसका वेग 0 है, तो जो कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, जब छोड़ दिया जाएगा हाथ से तो गति करेगी, तो इसका मतलब वो गतिज ऊर्जा में चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है जो प्राप्त कर रही है, इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हाइट कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होता है U इक्वल टू mgh। तो जैसे जैसे h घटेगा तो U भी घटेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेग 0 है, यहाँ पर वेग मैक्सिमम है टकराने से पहले। तो जाहिर सी बात है कि जब वेग ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो ज्यादा में कम घटाया गया है, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि अंतिम में हमने वेग को भी माना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा mgh के, क्योंकि ये जो गतिज ऊर्जा में चेंज है ये स्थितिज ऊर्जा से ही प्राप्त होगा, इसलिए ये बराबर हो गया स्थितिज ऊर्जा यानी mgh के। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉल, m जो है जो गेंद है उसका द्रव्यमान है। तो अब देखिए हाफ एम ये m कट जाएगा और ये 2 कॉमन होगा हाफ, तो 2 इधर चला जाएगा तो 2gh हो गया, इधर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर हो गया। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 बन गया। NCERT में ये सब इसी तरह से लिखा गया है, आप देखेंगे जब फार्मूला निकाला गया। अब देखिए नाउ व्हेन द बॉल कोलाइड विद द ग्राउंड, जब पृथ्वी से टकरा जाती है गेंद तो कह रहा है 50% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट, 50% इसकी एनर्जी का नुकसान हो जाता है एंड इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट h। तो ये अब समान ऊंचाई तक ऊपर उठती है। तो देखिए जब यहाँ पर टकराएगी, टकरा के फिर वापस जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि सेम हाइट में जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इतनी ही ऊंचाई तक जाती है, तो ये mgh वैसे ही है, बस इधर वाले में 50% घटा दिया गया, तो 50/100
हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 50/100 ब्रैकेट में ये पूरा लिखेंगे यहाँ, लेकिन जब ये 50% एनर्जी लॉस करके यह ऊंचाई तक पहुंचेगी और उसके ऊपर नहीं जाएगी तो अंतिम क्षण पर वेग 0 हो जाता है। तो इतने को जब v 0 बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए केवल हाफ एम वी स्क्वायर रखा है। इसको इस तरह से लिखना चाहिए था 50/100 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी 0 स्क्वायर, इस तरह बराबर mgh होगा। अब चूंकि ये v0 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा, इसलिए 50/100 हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू इधर mgh लिखा है। अब देखिए इसमें फिर से यम कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 और 1/, अगर इसको ना ले जाए तो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 वी स्क्वायर इक्वल टू GH हो जाएगा या वी स्क्वायर इक्वल टू 4GH, बाद में इसको ले गया है तो ये हमको प्राप्त हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू 4GH। अब देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस वी 0 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, अभी हमको वी स्क्वायर इक्वल टू 4GH मिल गया है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखा, ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर, इसमें वी स्क्वायर की जगह तो ये हो गया 4GH माइनस वी 0 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, यानी वी 0 स्क्वायर इक्वल टू 4GH माइनस 2GH, तो आ गया 2GH और वी 0 इक्वल टू √2GH। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। तो हियर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रखना है हमको, क्वेश्चन में दिया है g की वैल्यू, h 20 मीटर है तो v 0 इक्वल टू √2, g की वैल्यू 10 रख दिया, h की वैल्यू 20, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एंड मूविंग एट स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास a, मास सेम मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट। कह रहा है एक बिना घर्षण वाली सतह है, उसमें एक कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई गुटका रखा हुआ है और वो v वेग से इलास्टिकली टकराता है, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर होती है किसी दूसरे m द्रव्यमान के गुटके से जो कि रुका हुआ है, चल नहीं रहा। कह रहा है आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल ऑफ थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज ए स्पीड v/3। जब टक्कर हो जाता है तो अब ये पहला वाला जो बाल था जो सीधा इससे टकराया था, वो जिधर सीधा चला जा रहा था उस सीधी लाइन से थीटा एंगल पर घूम जाता है और अंत में उसका वेग क्या हो जाता है, पहले v था, टकराने के बाद v/3 हो जाता है। तो कह रहा है द सेकंड ब्लॉक्स स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज, तो दूसरी गेंद की टक्कर के बाद चाल क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। पीछे कई बार इस तरह के सवाल कर चुके हैं तो इसको करने में हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। इसके पीछे जो चैप्टर हम लोग किए थे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए 72 जैसा बता रहा है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है द सिचुएशन इज शोन इन फिगर, जैसी कंडीशन है टकराने की और टकराने से पहले की वो हम चित्र में बना दे रहे हैं। तो m1 गुटका है, इसका वेग v है, m2 गुटका रेस्ट में है, कोई वेग नहीं है और ये वाला इससे टकरा जाता है। टक्कर के बाद जो सीधी रेखा है उससे थीटा कोण पर ये वाला चला जाता है और इसका वेग कितना हो जाता है, पहले v था बाद में v/3 हो जाता है और इसका वेग हमको बताना है, दूसरे जो ये रुका हुआ था उसका वेग। तो इसको मान लेते हैं कि v डैश से
इधर को चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब ये इधर को जाएगा तो इधर को क्यों जाएगा, ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखा जाए, इसलिए थीटा कोण पर इधर गया तो ये इधर चला जाएगा। अब इसको देखते हैं। तो देखिए, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है यानी प्रत्यास्थ टक्कर है, तो जाहिर सी बात है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का हम नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लेट्स v डैश बी द स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। हम ये मान लेते हैं कि टक्कर के बाद जो दूसरा वाला बॉल है इसकी वेग v डैश है, पहले वाले का तो हमको दे दिया है v/3। करायाज द कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन हमारा प्रत्यास्थ है, सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसलिए गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रूल लगा देंगे। तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो टक्कर के पहले इसको देखें तो हाफ कैपिटल mv² हो जाएगा, प्लस टक्कर के पहले रुका हुआ था तो v 0 है, तो इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, तो 0 लिख दिया, इक्वल टू हाफ m। अब ये पहले वाला v/3 से भागा है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला हाफ m, इसको v डैश माना है तो v डैश का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो हाफ m सब कट जाएगा, तो v² इक्वल टू v²/9 प्लस v डैश स्क्वायर और v डैश स्क्वायर इक्वल टू v² माइनस v²/9, तो ये आ गया 9v² माइनस v²/9 इक्वल टू 8/9v²। कुल मिला के इसे आपको सॉल्व कर लेना है, तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा 8/9v²। अब ये कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं देना है, आप लोग कैलकुलेट करिए, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। तो ये v डैश इक्वल टू आ गया √8/9v² बराबर √8/3v, ये रूट हटाया तो आ गया √8/3v इक्वल टू 2√2/v3v आ जाएगा। अब देखिए उसी चीज को कितना सिंपल किया है ताकि आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर दें, इसलिए कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है। तो 73 क्वेश्चन में कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ मासेज m1 एंड m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। तो दो कण हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गति कर रहे हैं। ऑन कोलिजन यानी टक्कर के बाद वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्प्शन एनर्जी E। कह रहा है टक्कर के बाद जो पहला वाला कण है वो एक्साइटेड हो जाता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है। तो उत्तेजित कब होगा, जैसे पानी है उसको गर्म करें तो भाप निकल के उसकी सतह को पानी के अणु भाप बन के ऊपर को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊर्जा मिल जाती है। तो ऊर्जा से के कारण पानी की सतह को छोड़ के ऊपर जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये पार्टिकल ऊर्जा लेकर के एक्साइटेड हो जाता है और उच्चतम लेवल तक पहुंच जाता है, हायर लेवल पर आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई ऊर्जा का अवशोषण करके। तो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v1 एंड v2 देन v मस्ट बी। अब अगर टक्कर के बाद अंतिम वेग v1 और v2, प्रारंभिक वेग टक्कर के पहले क्या थे u1 और u2 और टक्कर के बाद वेग v1 और v2 है, तो कह रहा है हम किस प्रकार से चारों समीकरणों में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की स्थिति है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल, प्रारंभिक ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के हिसाब से उसका लेवल ऊपर बढ़ रहा है ऊर्जा सोख करके, तो हम गतिज ऊर्जा वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल हाफ m1 u1 प्लस हाफ m2 u2 और टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस। अब देखिए ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, मतलब अलग से जो ऊर्जा दी जा रही है उसको पार्टिकल सोख रहा है। जैसे पानी है भगोने में लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तब ना भाप बनती है,
यानी जो ऊष्मा के रूप में हम नीचे से सिलेंडर जला करके या आग जला करके जो ऊष्मा दे रहे हैं, वही ऊष्मा लेकर के वो पानी का अणु भाप बन करके पानी की सतह को छोड़ता है, तो ऊर्जा को लेकर के ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार से जो बाहर की ऊर्जा दी गई उसी को सोख करके पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उत्तेजित अवस्था में। तो जो ऊर्जा सोख लिया है उसको प्लस ई कर दिया गया या एप्सिलॉन कर दिया गया। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अब अगर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो टक्कर के पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 vt स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन। तब ये इधर आ जाएगा तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देखिए पूरी कहानी में कुछ भी नहीं है, जो ऊर्जा दी गई है टक्कर के बाद एक्साइट होने के लिए तो टक्कर के बाद जोड़ दी गई है। अब चूंकि हमसे क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है तो इधर ला के इसको घटा दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। एनर्जी कंजर्वेशन का ना लगाया गया, ऊर्जा संरक्षण नियम वैसे ही लिख दिया गया है। ये अगर ई ना होता तो टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, और इतनी ऊर्जा बाद में दी गई है एप्सिलॉन, तो उसको जोड़ दिया गया। अब इसको इधर लाया गया तो माइनस हो जाएगा। तो 73 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसा आंसर दिया है वैसा ही हम लोग सही करेंगे। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है टू स्फीयर ए एंड बी आर मासेज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली कोलाइड। दो गोले हैं ए और बी, उनके मास m1 और m2 हैं, वो आपस में टकरा जाते हैं। कह रहा है ए इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v along x एक्सिस। ए क्या है कि रुका हुआ है और बी चल रहा है v वेग से x एक्सिस में। कह रहा है आफ्टर कोलिजन बी हैव ए वेलोसिटी v/2। टक्कर के बाद b का वेग कितना हो जाता है, v/2 हो जाता है। इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर द ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये चलता किधर को है, जिधर जा रहा था उससे अब 90 डिग्री के कोण पर चलने लगता है। तो कह रहा है द मास ए मूव आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन। तो बी वाला जब 90 डिग्री के कोण पर अपनी पहली दिशा के 90 डिग्री कोण पर जाने लगा तो ए वाला किधर जाएगा टक्कर के बाद, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर B है, A रुका हुआ है, A m1 है, B m2 है, और A रुका हुआ है, B उससे टकराता है V वेग से। तो देखिए लिखा है बिफोर कोलिजन यानी टक्कर के बाद पहले, और आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद। तो टक्कर के बाद क्या होगा, जब ये A से टकराएगा तो कह रहा है जिस रास्ते पे जा रहा था, तो x एक्सिस में जा रहा था ये B वाला, तो x एक्सिस से 90 डिग्री पर जाने लगा B वाला, और वेग इसका कितना हो गया, पहले का आधा यानी v/2 हो गया, तो y डायरेक्शन में जाने लगा। तो एक मान लीजिए ए हमारा v डैश वेग से जा रहा है और थीटा कोण पर जा रहा है, तो अब ये ए की दिशा हम लोग निकाल लेंगे किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एलॉन्ग x एक्सिस वी गेट, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। तो x एक्सिस के लिए लगाते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का मतलब ये कि एक रेखा के लिए और उस रेखा से जो कोण बनेगा उसको हम दर्शाते जाएंगे। तो पहले देखिए इसके लिए ये तो रुका हुआ है, तो m1 v1 0 है तो ये 0 कर दिया, प्लस m2 v2 v है तो v कर दिया। अब टक्कर के बाद जब टकरा जाता है तो टक्कर के बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए आधी अधूरी चीज लिखता है तभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर m2, अब m2 का कितना है, m2 का v/2 है, v/2 m2 v2, तो m2 इंटू v/2 इंटू cos 90 डिग्री, तो ये cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस करके नहीं लिखा इसके बारे में।
केवल m1 v1 और पास में कास। तो x अक्ष में अगर देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाया है तो x एक्सिस देखेंगे तो थीटा x एक्सिस के साथ है तो ये cos थीटा के साथ जाएगा, इसलिए m1 v डैश cos थीटा लिखा है। कैसे लिखा गया इसको समझने का प्रयास करिए। तो ये हो गया, सॉल्व करने पे m2v बराबर m1 v डैश cos थीटा, तो cos थीटा बराबर m2v अपॉन m1 v डैश हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के लिए हम लोग लगाएंगे तो x में थीटा के पास वाली भुजा में cos लिखते हैं, सामने वाली में sin लिखते हैं। तो देखिए y एक्सिस के लिए m1 इंटू, तो टक्कर के पहले की बात है, तो टक्कर के पहले देखिए जो m1 था वो तो स्थिर है ना, x एक्सिस में इसका वेग है ना y एक्सिस में, तो 0 ही होगा। y एक्सिस में कोई वेग नहीं है और x एक्सिस में कोई नहीं था, तो x में भी ये 0 था। तो y एक्सिस में भी इसका कोई वेग नहीं है, तो यहाँ पर देखिए m1 गुणे 0 कर दिए गए, प्लस m2 गुणे, m2 टक्कर के पहले x दिशा में जा रहा था, y में नहीं जा रहा था, तो y में इसका कोई वेग नहीं था, तो इसमें भी प्रारंभ में y वाला वेग 0 रहेगा, इसलिए m2 गुणे v की जगह 0 लिखा है। अब देखिए टक्कर के बाद आ जाता है, तो टक्कर के बाद m1, ये a वाला m1 और x के साथ थीटा है तो x के साथ cos जाएगा, y के साथ sin, तो इसलिए m1 v डैश sin थीटा प्लस m2, और ये y एक्सिस में ही वेग है इसका, तो v/2 हो गया। तो ये हमारा सॉल्व करने पे ये इधर चला जाएगा, ये तो पूरा 0, तो माइनस m2 v/2 इक्वल टू ये आ जाएगा m1 v डैश sin थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया sin थीटा इक्वल टू माइनस m2 v अपॉन 2 m1 v डैश, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब डिवाइड 2 बाई 1, अब दूसरे समीकरण 1 से एक का भाग दे देंगे, तो देखते हैं जब भाग देंगे तो साइन थीटा अपान ये cos थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है tan थीटा इक्वल टू, ये पूरा कट जाएगा, केवल माइनस का हाफ बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये माइनस हाफ हो गया, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस हाफ टू द x एक्सिस, x एक्सिस दिशा में, क्योंकि x एक्सिस से हमने थीटा ये लिया है देखिए, तो इसलिए x एक्सिस से थीटा कितना होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ये a वाले का वेग होगा x एक्सिस से। तो इस प्रकार से हमारा 74 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मास या मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स एक्सिस, एक मास है द्रव्यमान m, वो क्षैतिज दिशा में मूव कर रहा है, क्षैतिज दिशा को एक्स एक्सिस माना है। कह रहा है विद वेलोसिटी v वेग से, कोलाइड एंड स्टिक्स टू ए मास ऑफ 3m मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द y एक्सिस। अब कह रहा है कि ये कोई द्रव्यमान m है, x अक्ष में क्षैतिज चला जा रहा है, और एक 3m द्रव्यमान का कोई पिंड है उससे टकरा जाता है v वेग से, और उसमें स्टिक्स हो जाता है यानी चिपक जाता है, और चिपक करके क्या होता है कि चिपक जाता है, और ये जो 3m था ये y एक्सिस में मूव कर रहा था, ये m वाला x एक्सिस में मूव कर रहा था, 3m वाला y एक्सिस में मूव कर रहा था, m वाला v वेग से जो x एक्सिस में मूव कर रहा था 3m वाले से टकरा जाता है जो y एक्सिस में मूव कर रहा था विद वेलोसिटी 2v, ये y एक्सिस वाला 3m वाला 2v वेग से मूव कर रहा था। तो कह रहा है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो जब दोनों आपस में चिपक गए तो अब इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी वेग कितना होगा। तो फिर से समझिए, एक m द्रव्यमान का
पिंड v वेग से x अक्ष में चल रहा था, एक 3m द्रव्यमान का 2v वेग से चलने वाला पिंड y अक्ष में चल रहा था। दोनों आपस में टकरा करके चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद पूछ रहा है दोनों किस वेग से चलेंगे, तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले m v वेग से x अक्ष में चल रहा है, 3m 2v वेग से y अक्ष में। अब ये x और y कंपोनेंट बना दिया गया समझने के लिए। अब ये आपस में टकरा जाते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी गेट, अब संवेग संरक्षण के नियम से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले x अक्ष में चल रहा है तो x दिशा में इसका रेखीय संवेग, तो यम वी आई कैप, x अक्ष में हम आई कैप लेते हैं और y अक्ष में हम z कैप लेते हैं। इसमें आई कैप और इसमें j कैप लेते हैं, इस तरह लेते हैं। तो ये आई कैप हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है क्या होगा कि ये एम वी आई कैप हो गया प्लस 3m इंटू 2v, क्योंकि एम वी गुणा करेंगे संवेग के लिए, और ये y अक्ष में चल रहा है, y अक्ष के लिए j कैप लेंगे। अब ये टकरा करके आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ेंगे तो m प्लस 3m हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये v डैश वेग से चल रहा है, तो वेक्टर v डैश कर दिया। तो वेयर वेक्टर v डैश इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, हम ये मानते हैं कि v डैश वेक्टर जो है ये मतलब हमारी अंतिम वेग है। तो v डैश कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर m कॉमन लेंगे पूरे में, ये 4m हो जाएगा, तो m कॉमन लेंगे तो m कट जाएगा। तो अगर अब इसको देखा जाए तो ये हमारा वेक्टर v डैश, अब ये सब कट जाएगा तो 4 इधर बचेगा, तो इधर 4 भाग में आ जाएगा, तो 1/4 इसमें हो जाएगा और इसमें 3 दूनी 6/4 इसके नीचे ये चला जाएगा, 4 नीचे आएगा। तो ये वी आई कैप वी जे कैप इक्वल टू 1/4 वी आई कैप प्लस ये कटेगा तो 3/2 वी जे कैप हो जाएगा। तो वेक्टर वी डैश कितना हो गया, 1/4 वी आई कैप प्लस 3/2 वी जे कैप। तो इस प्रकार से 75 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।